अब मेडिकल को लेकर के तो इसका हम रिजल्ट भी याद करवा देंगे, क्लियर ना। इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको है। देखिए इसके जो है, अच्छा यहाँ पे टूटने का डर, इस वॉल को कहाँ पे टूटने के सबसे अधिक चांस है? ये वॉल टूटेगा भी तो कहाँ जल्दी टूटेगा? पहले यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो जैसे से नीचे आएंगे वैसे उसका प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा जब प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो यहाँ पर P3 ज्यादा होगा तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा ही लगेगा। अगर इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि P3 ज्यादा होगा और इस तरीके से ऊपर घटता जाएगा, मतलब टूटने का डर सबसे जो बॉटम पॉइंट है वहीं पर होगा। टोटल फोर्स निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा प्रेशर इनटू जो एरिया होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स देता है। अगर ये ना भी लिखा हो, हम ना भी लिखें तो प्रेशर का एरिया से मल्टीप्लिकेशन परपेंडिकुलर ही फोर्स लाता है हमेशा, क्लियर। तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो कितना रखेंगे, एरिया तो पता है कैसे, यहाँ पर देखिए ये जितने हाइट तक ये भरा हुआ वाटर, यही है टोटल एरिया जो वाटर के टच में है और वाटर उसको प्रेशर लगाता होगा। ये एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा H इंटू बी। ये तो आ गया एरिया। प्रेशर कितना रखेंगे, प्रेशर H रो जी रखेंगे, H रो जी। H रो जी तो किसी पॉइंट का है, एकदम लास्ट में चले जाएंगे तब H रो जी मिलेगा प्रेशर। तो कहीं पर भी प्रेशर तो पहली बात सेम ही नहीं है, और जब कोई चीज सेम नहीं होता वेरिएबल बन जाता है तो वेरिएबल केस में हम लोग को इंटीग्रेशन सहारना पड़ता है। हर जगह प्रेशर सेम होता तब प्रेशर इनटू एरिया फोर्स दे देता। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस टाइप का अप्रोच नहीं लेंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया वाला। अब हम लोग करेंगे क्या, हर जगह प्रेशर बदलना है, तो चलिए बॉल को अलग से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर और उसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। बताइए अगर किसी यहाँ से देखा जाए, ये H हाइट है, यहाँ से इसको ऐसा करिए कि X ले लीजिए, यहाँ पर X नीचे आइए तो यहाँ पर प्रेशर कितना मिलेगा, यहाँ प्रेशर मिलेगा P0 प्लस। अच्छा ये जो मिलेगा प्रेशर यहाँ पर इस साइड से मिलेगा P0 प्लस H रो जी। अच्छा इधर साइड बॉल के इस साइड तो एयर होगा, इस साइड वाटर है, इस साइड एयर होगा। जो एयर होगा वो तो P0 लगाएगा और उसके वजह से जो प्रेशर से फोर्स आएगा वो इधर आएगा, इस प्रेशर से फोर्स इधर आएगा, इस प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फोर्स इधर आएगा। अब बताइए ये इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वाले में इसका कोई योगदान है क्या, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये दोनों तरफ से बैलेंस कर रहा है। इधर का P0 प्लस X रो जी और इधर का P0 में P0 बैलेंस करेगा, यही एक्स्ट्रा प्रेशर है जो एक्स्ट्रा फोर्स देगा। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलेंगे X नीचे आकर के हम लोग यहाँ पर ये जो dx बीच लेते हैं, dx का एक पट्टी लेते हैं, तो देखिए इस dx पट्टी का स्मॉल एरिया dA, स्मॉल एरिया ये है, कितना होगा ये, तो बोलेंगे इसका जो पट्टी है ये विड्थ, ये dx इनटू इसका जो ये विड्थ, ये अब लेंथ का काम करेगा यहाँ पर, ये लेंथ वो दिया यहाँ पर कितना d। अब देखिए इस छोटे से एरिया पर जो फोर्स लगेगा हम प्रेशर से एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर से एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इस पट्टी पर आएगा। तो इस पट्टी पर जो है नेट फोर्स कितना जनरेट होगा, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो नेट फोर्स इधर जनरेट होगा और वो होगा प्रेशर कितना X रो जी इंटू dx इंटू b। ये आया छोटा सा फोर्स, इसको df कर देंगे, dx छोटा है तो फोर्स भी छोटा आएगा। यही एक्सप्रेशन मेन था जो आपको बनाना था, बस
बाकी तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो df इक्वल टू x, जो जो कांस्टेंट है उसको अलग कर देते हैं, x dx रो जी बी, ये अलग कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, बाहर निकल जाएगा। पता इसका वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, इसका हो जाएगा 0 से लेकर के स्मॉल s तक होगा। 0 से s तक करिए तो ये 0 से f तक वेरी करेगा। ठीक, यहाँ जो f आएगा वो आएगा रो जी बी x dx का x स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के h, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। इसका जाएगा रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, ये आ गया फोर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो है इंटीग्रेशन करने से आया है फोर्स उस वॉल पर, तो एक तरह से एवरेज फोर्स आएगा, जो एवरेज फोर्स लगा रहा है वो, ठीक ना, क्योंकि वो हर एक एक पट्टी पर अलग अलग फोर्स लग रहा था। अब वो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा था, एक्स पर। ठीक, अच्छा यहां पर अगर फोर्स आ गया इसको हम लोग एवरेज ही बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन से आया है, पूरे एरिया पर आया है, तो एवरेज फोर्स से एवरेज प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पर एवरेज फोर्स से एवरेज प्रेशर आएगा, देखिए वो कितना आता है। तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर ऑन वॉल इज इक्वल टू आ जाएगा, और एवरेज प्रेशर ऑन वॉल क्या फॉर्मूला लिखेंगे तब यहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो आया है एवरेज फोर्स अपॉन एरिया, तो हो जाएगा रो, हाँ एवरेज फोर्स अपॉन एरिया। एवरेज फोर्स आया कितना, रो जी बी एच स्क्वायर बाई एरिया टोटल कितना होगा, एरिया टोटल डी एच, अब देखिए यहाँ से 2, अब देखिए बी से भी कैंसिल, एस एच कैंसिल, यहाँ से आ गया रो जी एच बाई 2, ये आ गया एवरेज प्रेशर। अब इसको रिलेट करिए थोड़ा, ये बताइए प्रेशर किसका था, कहाँ का था ये, रो जी एच ये कहाँ का प्रेशर था, उसके बॉटम पॉइंट का था। तो जो बॉटम पॉइंट का प्रेशर है उसका आधा जो है वो एवरेज प्रेशर आएगा। ठीक, तो हमें मेडिकल के लिए ये याद करना होगा, याद, ठीक, कि जो बॉटम पॉइंट प्रेशर लगेगा उसका आधा उस वॉल पर एवरेज प्रेशर लगेगा। ये याद करना आपको, ज्यादा कठिन भी नहीं है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। बॉटम का आधा प्रेशर नोट कर लीजिए। बॉटम प्रेशर का आधा, जैसे जैसे समझा करके नोट किए थे वैसे नोट करिएगा, ये नहीं कि आग बंद करके सब नोट कर दिया।
हो सकता है हो गया, नोट कर दिए। चलिए, इसमें जो है जैसे आप लोग न्यूटन लॉ में पढ़े होंगे, किसी भी ब्लॉक का वेट जो है मेजर करने के लिए दो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे। याद है आप लोग को कौन कौन नाम दे करके? बेसिकली हम लोग कोर्स में किसी भी ब्लॉक का वेट मेजर करना होता है तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हमें पढ़ना है। एक है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो किसी ब्लॉक को ऐसे बांध करके स्प्रिंग से के सहारे उसको उठाते हैं तो वो जो नीडल है वो जहाँ पे डिफ्लेक्ट करके जाता है वही रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं तो उसी से रीडिंग पता चलता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन यूज करते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन। दूसरा क्या है? वेइंग मशीन। तो जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल को रीड करता है। स्प्रिंग बैलेंस जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग कोई वेट मेजर करते हैं वो किसको रीड करता है? टेंशन को। और बाकी जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल को। देखिए, भारी या हल्का ये शब्द हमारे अपने फीलिंग पर है। जैसे हम क्या फील करते हैं वो उसके रियल वेट से अलग होता है। हम कभी भी जो अर्थ के द्वारा ब्लॉक को mg फोर्स से खींचा जाता है, रियल में वेट वही होता है। एक्चुअल जो वेट किसी भी बॉडी का होता है वो mg होता है, जहां पर m उस बॉडी का मास होता है और g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है। ठीक, लेकिन हम लोग के हाथ पर अगर वही ब्लॉक रखे तो हम जितना भार महसूस करते हैं हम उसी से ये तय करते हैं कि ये हल्का पार्टिकल है या भारी पार्टिकल है। उसी तरीके से जो वेइंग मशीन है वो सिर्फ नॉर्मल को चेक करता है, वो उसके एक्चुअल वेट को कभी रीड नहीं करता, वो नॉर्मल को रीड करता है। और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो केवल टेंशन को रीड करता है, वो कभी उसके एक्चुअल वेट को रीड नहीं करता। इसको आपको ध्यान में रखना है। वेट जो है रियल में mg होता है और कोई जरूरी नहीं है कि जो वेइंग मशीन है वो mg ही रीड करे। जैसे अगर हम लिफ्ट के अंदर किसी वेइंग मशीन को रख दें और उसके ऊपर हम खड़े हो जाएं, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो हमें ये दिखाई देगा, क्योंकि हम जो देखेंगे मशीन में वही अपना वेट देखेंगे। हम अपना वेट कैसे पहचानते हैं कि हम कितने केजी वेट के हैं? तो जब तक हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे दिखाएगा नहीं, हम कैसे बोल पाएंगे कोई चीज़? तो हम बोलते वही हैं जो इंस्ट्रूमेंट बोलता है, और इंस्ट्रूमेंट वही बोलता है जो नॉर्मल फोर्स या टेंशन बोलता है। और कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल और टेंशन mg के बराबर हो। ठीक, जब वही वेइंग मशीन a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है तब उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा होगा तो ज्यादा वो रीडिंग बताएगा। जब वही वेइंग मशीन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा रहेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो वही वेट कम बताएगा, क्योंकि वो उसका एक्चुअल वेट नहीं बताता, वो नॉर्मल फोर्स या टेंशन को बताता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसका भी आगे यूज पड़ेगा। अच्छा, इसमें जैसे लिक्विड या वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ड से उसको जोड़ते हैं, तैरने से या डूबने से। ठीक, कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी कब लिक्विड में तैरता है ऊपर आकर के या कब डूब जाता है। पहले तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, इसलिए हम इसको सुनाते हुए फिर आगे बढ़ते हैं कि जब कोई बॉडी जिस लिक्विड के ऊपर रखने जा रहे हैं अगर उस लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी वाला बॉडी होगा, अगर लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी वाला बॉडी होगा तो डूब जाएगा। ठीक, अगर लिक्विड जिसके ऊपर रखने जा रहे हैं किसी बॉडी को उसका डेंसिटी कम निकल गया, किससे? लिक्विड से।
लिक्विड और वाटर, अभी फिलहाल हम वाटर लेकर चलते हैं, आगे इसको जनरलाइज कर लिया जाएगा। तो लिक्विड से अगर बॉडी का डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी कम मतलब हल्का है तो नहीं डूबेगा। बिल्कुल, ये तो हम चाहे मैथमेटिकली प्रूफ करें ना करें, ये आपको जनरल नॉलेज के तौर पर आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है तैरने का भी दो कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। एक बिल्कुल जैसे वो बॉडी जो है फुल्ली सबमर्ज हो जाएगा, मतलब ये लिक्विड है, एक तो पार्शियली वो फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। पार्शियली फ्लोट करने का मतलब कुछ पार्ट बाहर दिखेगा, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर होगा। और दूसरा एक है, ये देखिए पार्शियली जो है ये फ्लोट कर रहा है, सबमर्ज है। और अगर लिक्विड में कोई बॉडी तैर रहा है तो ये भी एक कंडीशन है, ये फ्लोट कर रहा है लेकिन ये फुल्ली लिक्विड के अंदर है। ये दो कंडीशन फ्लोट करने का है। ये क्या है? फुल्ली सबमर्ज। पूरा ऊपर नहीं कर सकता, फुल्ली ऊपर नहीं कर सकता, पूरा का पूरा एकदम पूरा ऐसे हो, ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत हल्का होना चाहिए, जैसे मच्छर पानी पर बैठता है, मच्छर कभी डूबता नहीं। कारण अभी आगे पढ़ाएंगे, वाटर के अंदर सरफेस टेंशन। अब ये सब बातें बोलेंगे तो वो टाइम पास हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। वाटर या किसी लिक्विड का सरफेस एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। अब ये सब तो बेकार की बात, लोग वहां तो नहीं आते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इतना भी हल्का पार्टिकल नहीं लेते कि वो बिल्कुल उसके ऊपर तैरता रहे, मच्छर जैसा, मॉस्किटो जैसा। क्लियर? हम लोग ये दो केस लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ और एंट्री करेगा। लास्ट टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर का, मच्छर। हाँ वो इसका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अच्छा, फ्लोट करने का ये दो कंडीशन है, या तो पूरी तरीके से फ्लोट कर जाएगा और उसका जो है जो सबसे अपर सरफेस होगा वो लिक्विड सरफेस से मैच कर जाएगा, या तो कुछ पार्ट बाहर रहेगा कुछ पार्ट अंदर रहेगा। ये पार्शियली फ्लोट है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है? तो तीसरा कंडीशन आ सकता है कि वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सिंक है, इसमें बॉडी सिंक कर जाएगा। ऐसा केस कब होगा, ऐसा केस कब होगा और ऐसा केस कब होगा, अभी सिर्फ हम याद करवा रहे हैं, उसको मैथमेटिकली प्रूफ कराएंगे आगे, क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा कुछ पार्ट बाहर होगा, ऐसा तब होगा, इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो एस। रो एस मतलब सॉलिड का डेंसिटी एक इंडिकेट कर देते हैं, इसको जो है हम इंडिकेट करते हैं रो एल से, लिक्विड का डेंसिटी। तो जब रो एस कम होगा रो एल से तो ऐसा कंडीशन बनेगा। ठीक, ऐसा कब कंडीशन बनेगा? जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों का डेंसिटी क्या होगा? सेम, तो वो जस्ट सरफेस तक पूरा डूब जाएगा। अब पूरा सिंक कब करेगा? जब इसका डेंसिटी ज्यादा और इसका डेंसिटी क्या होगा? कम, मतलब रो एस क्या होगा? ज्यादा, सॉलिड वाला, तभी डूबेगा। किससे? रो एल से। मतलब अब हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो जानकारी और नॉलेज लेने जा रहे हैं, वो तैरने और डूबने का नॉलेज लेने जा रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत इस चीज करते हैं एक बेसिक नॉलेज से कि कब तैरेगा, पूरी तरह से डूब के कब तैरेगा और कब डूब जाएगा। यही रिलेशन है, इसको नॉलेज के तौर पर रखते हैं। एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद इमेजिन करते हुए, काल्पनिक। ठीक, पर इसको लिखिए जल्दी, तो फास्ट नोट करिएगा, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा इसमें। हेडिंग क्या देंगे इसमें? तैरना और डूबना, तैरने और डूबने का कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट ऑफ तैरना एंड डूबना। कॉन्सेप्ट ऑफ तैरना एंड डूबना, ये हेडिंग दे करके ये आप नॉलेज याद कर लीजिए, ये पूरा डाटा। हाथ में जल्दी से जलाइएगा, थोड़ा फास्ट नोट करिए। हो गया ना? देखिए हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, था इधर ध्यान सुनिएगा। देखिए ये समझ पा रहे हैं वाटर कहाँ तक भरा हुआ है? इसके टॉप लेवल तक भरा हुआ है कि अगर एक छोटा सा भी कण जाए तो एक बूंद या जितना भी जो भी रूल वाइज निकलना होगा वो बर्तन में यहाँ पर गिरेगा वाटर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हम लोग क्या भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इमेजिन कर सकते हैं ना कि थाली के अंदर जो है बीकर है और बीकर में पानी भरा हुआ है जो बिल्कुल उसके वाटर टॉप लेवल तक भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप लेवल तक भरा हुआ है। अब देखिए अब तीन ही केस हो सकता है अगर किसी भी बॉडी को इसके अंदर अगर हम भेजते हैं, ठीक है, अगर किसी बॉडी को रखते हैं तो तीन ही केस होगा, या तो तैरेगा, तैरने में भी दो केस, या तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। हम पहला केस लेते हैं इसमें कि हम ऐसे ब्लॉक को लेते हैं जैसे मान लेते हैं वो लकड़ी है, वुड है, तो कुछ शायद आप लोग प्रैक्टिकली तो देखे ही होंगे कि कुछ पार्ट लकड़ी का बाहर रहता है, कुछ अंदर डूब जाता है। ठीक, अच्छा अगर मान लेते हैं अभी इमेजिन करते हैं हम लकड़ी नहीं रखे हैं, वुड नहीं रखे हैं, हम 10 ग्राम वाटर उसके अंदर पोर्ड करते हैं, तो बताइए क्या होगा? अगर इसके अंदर 10 ग्राम वाटर पोर्ड करते हैं तो क्या होगा? 10 ग्राम वाटर यहीं से आकर के इसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो हम लोग अगर लकड़ी अगर यहाँ पर रखते हैं तो वाटर बाहर तो निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा, वो उसके बराबर नहीं होगा जितना लकड़ी का वेट होगा, या होगा तो एक्सपेरिमेंट बताने लगेगा। ठीक, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए जब वुड रखेंगे तो कितना जगह वो ले लिया जहां पर वाटर था, वो कितना जगह छीन लिया वाटर का, जहां पर अब वाटर नहीं है, अब जो है लकड़ी है, वुड है, तो बोलेंगे इतना जगह जो है वो वुड जो है वो जहां पर वाटर रहना चाहिए उतना जगह कौन ले लिया? वुड ले लिया, और इतना ही एरिया, इतना ही स्पेस या वॉल्यूम का वाटर बाहर आएगा। ठीक, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये देखते हैं
कि जब ये वुड अंदर गया और जितना बाहर पानी निकला यहाँ पर, यहाँ जमा हुआ इकट्ठा हुआ, इसको जब वेट करते हैं वेइंग मशीन से, तो इसका वेट वही आता है जो इस पूरी लकड़ी का आता है। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब एक फार्मूला नहीं रटवा रहे हैं, हम कुछ डेराइव नहीं करवा रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे हैं, हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो 3 चीज मिलेगा। क्या मिला इसमें कि जब हम लोग लकड़ी को, वुड को इसके अंदर रखे तो इतने जगह जहाँ पानी था वो पानी को हटा करके अपने को वहाँ पर जगह बना लिया इतने जगह में, तो उसके वजह से जो वाटर निकला वो इधर बाहर निकल गया। अब इस वाटर को हम इकट्ठा करके तौलते हैं, मेजर करते हैं, उसका रीडिंग लेते हैं कि कितना वाटर निकला। तो जो निकला हुआ वाटर का वेट था वो इस लकड़ी के वेट के बराबर निकलता है, ये हमें मिलता है, ठीक है ना। बताइए इसका मतलब, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो ये कह सकते हैं क्या कि वेट ऑफ वुड या ब्लॉक ये बराबर होगा डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के। जैसे इसको जब वाटर में रखे उसके पहले हम तौल लिए थे, प्रैक्टिकली समझिए, थोड़ा फील कराने के लिए, बाकी तो हम डिराइव तो करा ही देंगे इसको मैथमेटिकली। तो जब लकड़ी को वाटर में रखते हैं उसके पहले हम उसको तौल लेते हैं कितने ग्राम का है लकड़ी, वुड जो है वो मान लेते हैं 10 ग्राम का ये वुड आ गया, ठीक। जब इसको पानी में रखते हैं तो उतना जगह पानी का वो खुद ले लेता है और वहां से पानी को हटाता है अपना जगह लेने के लिए। तो जो पानी हटकर यहाँ आता है, जब इस वाटर का वेट देखते हैं तो इस वेट ऑफ वाटर जो है वो भी जो है 10 ग्राम मिलता है। इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट वही होगा जो लकड़ी का वेट है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर जो फ्लोट कर रहा है उसके साथ ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। अब दूसरा देखते हैं, अच्छा पूरा डूब जाता तो पूरा मतलब सिंक नहीं करता, वो उसके टॉप लेवल का सरफेस जो है वो इसके वाटर सरफेस से मैच कर जाता। ये टॉप लेवल सरफेस, इसके वाटर, बाकी पूरा बॉडी अंदर होता। अब क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं कि अब ये अपने वॉल्यूम, प्रैक्टिकली सोचिएगा, ये अपने वॉल्यूम के बराबर का वाटर हटाया होगा। पूरा वो जितने वॉल्यूम में फैला था वो पूरा अपना जगह ले लिया वाटर के अंदर, तो उतने जगह का वाटर तो इधर आ गया ना। ये सेकेंड केस है, नहीं ये तो छोटा ही है ना। दूसरा केस क्या बनकर आया कि अगर बीकर के अंदर वुड को रखते हैं, ये टॉप लेवल तक था। अच्छा इसको टॉप लेवल इसे ले रहा है ना कि थोड़ा भी एंट्री कोई और बाहरी करे तो तुरंत वाटर नीचे आए। वही अगर थोड़ा कुछ यहाँ पर गैपिंग रहता तो वाटर लेवल बढ़ जाता, तो इधर बाहर निकलता नहीं, तो इसको तौल नहीं पाते, ठीक। इसलिए उस वाटर को बिल्कुल उसके सरफेस तक भरे हैं कि कोई थोड़ा भी एंट्री करे तो वाटर बाहर निकले और उसको हम तौल सके और कंपेयर कर सके और उससे कुछ सीख सके, कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सके, इसलिए उसको टॉप लेवल तक भरे हैं। अगर पूरा का पूरा ब्लॉक जो है इसके अंदर आ गया तो बोलेंगे जितना इसका वॉल्यूम होगा, अच्छा एक क्यूब होता ए साइड का, तो इसका वॉल्यूम या जगह कितना होता ए क्यूब। अगर साइड लेंथ ए होता तो वॉल्यूम कितना होता इसका, तो कितना जगह लेता वो ए क्यूब का जगह वो लेता। और जब इसके अंदर ए क्यूब का जगह लेता तो उतना ए क्यूब की जगह से वो वाटर को हटा चुका होता, और वो वाटर कहाँ गिरता, इधर। अब इसको बाहर निकालते और इसको जब हम लोग तौलते तो इसके बराबर आता। असल मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनकर आएगा, जैसे मान लेते हैं इसका डेंसिटी, हम एग्जांपल तो ले ही चुके हैं ना क्या, कि ये जो है क्यूब है और साइड लेंथ ए है, ठीक है। इसका डेंसिटी ρ1 है। ये हम कर क्या रहे हैं आपको पता चल रहा है? आप जो इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली
वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली होता है और वो रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ पे वो हो नहीं सकता, इसलिए आपको आंख बंद करके विश्वास करना होगा जो हम बातें बोल रहे हैं। मैच कराना होगा उन बातों को, तो YouTube पर सर्च करेंगे तो एक दो प्रैक्टिकल आपको ऐसा मिल जाएगा। जो बातें हम बोल रहे हैं कि इधर अगर ब्लॉक को अगर इसमें फोल्ड करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, तो इसे बिल्कुल दिखाई देगा आपको YouTube पर, या प्रैक्टिकल या जहाँ पर लैब है जहाँ प्रैक्टिकल करते हैं बिल्कुल यही पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें। अब ये बताइए कि इसका अगर मास जो है वो m1 है और जो वाटर बाहर निकला इसका भी वेट हम लिए तो इसका मास भी m1 आया। ठीक, g से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाएगा। बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा a क्यूब साइड लेंथ a है तो इनटू इसका डेंसिटी ρ1 माने हैं ρ1 इनटू g। तो ये अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि इसका वेट इतना ही है? हम लोग ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वेइंग मशीन पर रख देंगे उसको, तो वो रीडिंग बताता है। अब वाटर पर रखेंगे तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, तो जगह कितना वाटर का जगह जो है वो हटाया है, जो वाटर बाहर निकल गया, तो बोलेंगे a क्यूब जगह का a क्यूब। ये जो है इसको मास जो है m2 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका m1 माने है ना, इसका m2 मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इसका डेंसिटी दूसरा कुछ मान लेते हैं ρ2। लेकिन हाँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है तो ρ1 g क्यों हुआ? जैसे वेट की बात करें तो वेट कितना होगा यहाँ पर m1 g हो जाएगा। m1 इक्वल टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना होगा, साइड लेंथ a है तो a क्यूब, तो वॉल्यूम आ गया। और इस लकड़ी का डेंसिटी कितना है, अब लकड़ी नहीं बोलेंगे, ये तो स्पेशल केस जाएगा ना। ये मान लेते कोई ऐसा बॉडी है जिसका डेंसिटी ρ1 है, ठीक, इनटू जी, ये आ गया इस बॉडी का वेट। जी कैसे आया? जी कैसे? सर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हुआ। नहीं, अगर हम वेट की बात करेंगे तो ये होगा, और मास की बात करेंगे तो ये होगा। वेट की बात करें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मास की बात करेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। तो यहाँ पर ये जी से हम वेट को देख लेते हैं, क्योंकि बैलेंस करें तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट का नहीं पार्ट है, वो तो हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए इसका जो जितना जगह लिया है, जो वाटर इसके अंदर आया होगा, उसका वॉल्यूम, पूरा वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही होगा। हाँ सर, मास भी तो सेम ही होगा, m1 के बराबर होगा। तो हाँ, तो कैसे हो जाएगा, वेइंग मशीन से। तो वेइंग मशीन पर रख रहे हैं वाटर को, और अलग से इसको, अलग से वाटर को वेइंग मशीन पर रख रहे हैं, तो वेट बता रहा है ये वाला वाटर जो वहां निकला है। तो सर जिसको m2 हम अज्यूम किया वो m1 ही बाद में वेइंग मशीन पर रखने पता चलेगा। हाँ, मतलब उसको जब वेइंग मशीन रखते हैं दोनों बराबर आता है, क्लियर ना। तो अब m1 बराबर m2 आ जाएगा वेइंग मशीन के थ्रू जब मेजर करेंगे तो। अब समझिएगा, ये वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी ρ2 मान लेते हैं, ठीक है, इनटू जी। अब बताइए ये किसका था वेट, बॉडी का था, ये किसका वेट है, लिक्विड का, वाटर है तो वाटर का, ठीक। और जब दोनों को तौलते हैं तो दोनों बराबर आते हैं। प्रैक्टिकल जब दोनों बराबर आते हैं, जब दोनों बराबर करेंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट से क्या ये निकल कर आ रहा है क्या कि ρ1 = ρ2 थे। दोनों डेंसिटी कब बराबर केस इसके पहले जस्ट बताए थे, जब दोनों का डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। ये हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग। अगर ये पूरा उसका पूरा मुंडे यहाँ डूबा हुआ है तो इसका जो डेंसिटी होगा, मतलब ऐसा तभी बनेगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये तो हम लोग वेइंग मशीन से मेजर किए ना, ये हमारे बस में नहीं है। जो वाटर बाहर निकला वो हम तौले वेइंग मशीन पर, और इसको जब हवा में था ये, तब उसको हम वेट तौल रहे थे वेइंग मशीन पर। और दोनों में ये देख रहे हैं कि जो बाहर निकला वो पानी है वो वही है जो इस ब्लॉक का जो अलग से वेट मेजर किए थे वो जितना वेट है।
मतलब ऐसा सब प्रैक्टिकली मिल रहा है। तो अब पूरा पूरा कब डूबेगा? जब ρ1 इक्वल टू क्या होगा? ρ2 होगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर, तो अब मैथ यूज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा मैथ यूज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको भी क्यूब मानते हैं, क्यूब। तो अगर ये क्यूब होगा तो इसका भी साइड लेंथ a होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो साइड लेंथ से तो कम है। जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है, वाटर के अंदर जो डूबा हुआ पोर्शन ये h है अगर, तो ये h तो a से कम ही है। तो बताइए जो ये वाटर निकला होगा, क्या उसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं बताइए? वाटर की डेंसिटी, अगर वाटर नहीं यूज करते हैं, हम लिक्विड यूज करते हैं, क्योंकि ये जो रूल है ये हर जगह वैलिड होगा, केवल वाटर के लिए वैलिड नहीं होगा। इसका डेंसिटी मान लेते हैं, यहाँ पर ρ2 माने थे ना हम लोग, यहाँ पर भी इसका डेंसिटी ρ2 मान लेते हैं। ρ2 डेंसिटी इसका है और इसका डेंसिटी ρ1 है, ठीक है। अब बताइए कि जो वुड का मास होगा वो क्या होगा? जो हम 10 ग्राम माने थे वो क्या होगा? mg। अगर वेट की बात करें तो, अगर मास की बात करेंगे तो m होगा, हम वेट बात करते हैं तो mg। तो mg को कैसे लिखेंगे? ये वुड का है, बताइए क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास, वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी कितना है? ρ1 इनटू g। बताइए वॉल्यूम किसका है? वुड का पूरा डेंसिटी, पूरा डेंसिटी, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया? a क्यूब ρ1 इनटू g। अच्छा बताइए जो वेट होगा वाटर का या लिक्विड का, हम लिक्विड ही वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, तो बताइए ये क्या होगा? मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे ये वाटर उतना ही होगा जितना यहाँ से हटा होगा, जितना यहाँ से हटा होगा वही वाटर यहाँ गिरा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा उसका वॉल्यूम कितना, जो वाटर लिक्विड हटा है, लिक्विड जो हटा है उसका वॉल्यूम कितना? a स्क्वायर h इनटू ये क्या है? ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना होगा? ρ1। अच्छा यहाँ पर वुड का ρ1 माने इसका ρ2, ठीक है। ρ2 हो गया इनटू g। अब दोनों को तोड़ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं प्रैक्टिकल में। बताइए जब ये दोनों बराबर आ रहा है तो ρ1 ρ2 में कौन ज्यादा? अरे दोनों को बराबर करें, तोड़ने से मिल रहा है ना, ये दोनों को बराबर। ये लिख देंगे कि जब वेइंग मशीन से हम मेजर करते हैं तो क्या मिलता है? दोनों बराबर मिलते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनकर आ रहा है? a क्यूब ρ1g इज इक्वल टू a स्क्वायर h ρ2 इनटू g। g से g कैंसिल, a स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, a ρ1 इज इक्वल टू h ρ2। बताइए ये क्या है? ज्यादा है इससे, ठीक है। तो इससे क्या मिलकर आएगा? यहाँ से देखिए, जब a ज्यादा है h से, उल्टा हो जाएगा, ρ1 क्या होगा? कम। किससे? ये किसका डेंसिटी था? और ये किसका था? ये किसका था? अच्छा तो जो ये बॉडी है जिसका डेंसिटी कम है और जिसमें उसको रखा जा रहा था लिक्विड में, उसका डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा, और जो बॉडी रखा जा रहा है उसका डेंसिटी कम। तो जो रखा जा रहा है वो डेंसिटी कम और हल्का, तो तैरेगा, ये रिलेशन मिल रहा है वहां से, ठीक है। ये बिल्कुल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं चीजें, आप इसको घर पे ही प्रैक्टिकल करेंगे और आपके वेइंग मशीन होगा, आप करेंगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं बताइए इन दोनों प्रैक्टिकल से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? आप यहां से बोल सकते हैं क्या कि डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है, मतलब हटा दिया गया है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर बॉडी के वेट के बराबर होता है। ये हम कहां से बोल रहे हैं? लॉ से। कौन सा लॉ है?
जो प्रैक्टिकल से, कंक्लूजन से, रिजल्ट से निकाल कर लेकर आए थे। लॉ तो प्रैक्टिकल करने के बाद जो आता है उसी से लॉ बनता है ना। तो इस लॉ से क्या बनकर आ रहा है कि अब दोनों को अलग अलग मेजर कर रहा है, तौल रहे हैं, तो दोनों वेट बराबर आ रहा है। तो ये बोलेंगे डिस्प्लेस वाटर ये किसके बराबर होगा, उस बॉडी के वेट के बराबर होगा। ये लॉ जो है वो प्रैक्टिकल करने के बाद मिला है। ये जो स्टेटमेंट मिला है प्रैक्टिकल करने के बाद मिला है। और कब अधूरा तैरेगा, कब पूरा तैरेगा, डूब करके। जब डेंसिटी बराबर होंगे तो पूरा डूब कर तैरेगा। पार्सली कब रहेगा, जब जो इसके पहले लिखवाए थे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पहली बार ये प्रैक्टिकल किए होते तो एसआरबी प्रिंसिपल बन जाता है, एसआरबी बैच प्रिंसिपल। लेकिन दुर्भाग्य था कि हम लोग पहले आर्किमिडीज जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। क्लियर? मतलब जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे वो बिल्कुल यही प्रैक्टिकल किए, और आर्किमिडीज चूंकि पहले बार प्रैक्टिकल किए तो उन्हीं के नाम पे प्रिंसिपल बन गया, लॉ बन गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम लोग पहली बार किए होते तो बोलते एसआरबी बैच प्रिंसिपल। ठीक, तो हमको ना एसआरबी से मतलब है ना आर्किमिडीज से मतलब है। हमें इसके प्रैक्टिकल से जो रिजल्ट है, क्या हुआ, हमें जो प्रैक्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट मिला हमको उससे मतलब है। ठीक है, तो बाद में इसी को हम लोग किस नाम जानेंगे। अगर बोलते आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है तो आप जवाब क्या देते, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बॉडी का वेट होता है वो वही होता है जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो एक्सप्लेन करके स्टेटमेंट लाए थे। क्यों नाम नहीं पढ़ा, वो तो बता ही दिया आपको नाम किसका। हाँ पूछिए। इसमें जो वॉल्यूम गिर रहा है ऊपर वाला में वो A²H है, और इसमें जो गिर रहा है वो A³ है, A³ वॉल्यूम। तो दोनों फिर A³ ρ1g के बराबर दोनों केस हो जाएगा। अच्छा, ये बॉडी अलग है, बॉडी अलग है, पता है ना। ये ऐसा बॉडी है जो थोड़ा हल्का है इससे कंपेरिजन में, क्योंकि तो पूरा डूब जा रहा है, तो इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। ये अलग एग्जांपल, ये अलग एग्जांपल है। जितना वॉल्यूम गिर रहा है, जितना वाटर वॉल्यूम यहाँ पे गिरा उसका जो वेट होगा वो इसी बॉडी के वेट के बराबर होगा। यहाँ जो डिस्प्लेस वाटर है वो इस बॉडी के वेट के बराबर होगा। तो वेट दोनों बॉडी अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग है। हाँ अलग अलग। अगर ये लिक्विड, ये वाटर ही हो गया तो डेंसिटी तो अलग हो जाएगा। दोनों अलग एग्जांपल है भाई। जो तीसरा टेस्ट लिया है जिसमें दोनों की एक बॉडी मान लिए क्या। देखिए, अगर ऐसा कोई बच्चा सोचता है, आप लोग सोचते हैं, तब तो ये समझने में थोड़ा कठिनाई आपको होगा। ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। जिसमें बॉडी सिंक कर जा रहा था उसमें भी तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा ना अपने। हम आते हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट आते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट और निकल कर आएगा, ठीक है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे देखेंगे तो उसमें भी ρ1 = ρ2 है। अभी आने दीजिए उसको, अभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल पर निष्कर्ष निकालना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। अभी तौले थे क्या आप उसको मशीन पर, वेइंग मशीन पर उसको मेजर किए थे आप, तब मनगढ़ंत सब चीज़ें हम उसको मेजर करेंगे वेइंग मशीन पर। जब वेइंग मशीन मेजर कर रहे हैं तो मतलब मेजर कर रहे हैं वो चीज़ें, क्लियर ना। हम आते हैं तीसरे पर। इधर देखिए, जब वो बिल्कुल सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, अब देखिए क्या होता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बॉडी को इसमें रखते हैं तो वो जो है सिंक कर जाता है, डूब जाता है, ठीक। अब स्वाभाविक सी बात है कि पहले पूरा का पूरा पानी था या लिक्विड था, तो लिक्विड पूरा पूरा जगह लिया हुआ था। अब जो बॉडी आया वो बाहर से आया और इतना जगह का लिक्विड हटा करके अपने बैठ गया। वो बॉडी आया और इतने जगह का लिक्विड हटाया और वहां पर अपने बैठ गया। वो जो वाटर हटा, लिक्विड हटा, फिर वो जो है यहाँ पर कलेक्ट हो गया, ठीक। फिर वही काम करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसके वेट को मेजर करते हैं।
जब वेट मेजर करते हैं तो मान लेते हैं वो आता है W1। अब ध्यान समझिएगा, यहां से भी पॉइंट निकल करके आएगा। अभी तक तो फ्लोट कर रहे थे, अब ये डूब गया। इसको एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पानी में पत्थर, ठीक। वाटर में अगर स्टोन है तो आप कभी प्रैक्टिकली फील करिएगा कि जब आप अंदर डूब करके जब पत्थर को उठाते हैं तो अगर वही पत्थर बाहर रहता है, जब उसको उठाते हैं तो ज़्यादा भारी महसूस होता है। जब वही पत्थर अगर लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर होगा, अब पानी के अंदर डूब करके अब उस पत्थर उठाएंगे तो हल्का महसूस होता है, क्लियर। लेकिन जब उसको उठाते हैं तो वेट तो कुछ महसूस होता है ना हमें। तो वेट जो हम फील करते हैं वो कौन सा फोर्स का टर्म आता है? नॉर्मल फोर्स। वेट जो हम मेजर करते हैं वो नॉर्मल फोर्स आता है, ठीक। तो जो हम पत्थर को ऐसे उठा रहे हैं, जो हमें भार या वेट यहाँ महसूस हो रहा है वो नॉर्मल फोर्स वाला हो रहा है। अब वो नॉर्मल फोर्स जब इसी पत्थर को हवा में उठाते तब जो हमें नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ता, उससे वाटर के अंदर कम नॉर्मल फोर्स आएगा। इसका मतलब कि हमें कब हल्का पत्थर लगेगा वाटर के अंदर, हवा में क्या लगेगा? भारी। वो किस बेस पर और क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये वाटर यहाँ पर आ गया, फिर इसको इकट्ठा किया, वेइंग मशीन पर उसको मेजर किया, उसका वेट W1 आया, ठीक है। दूसरी बात, इसको जब एयर में वेट मेजर करते हैं तो ये आता है M2, ठीक, अलग आएगा। अभी ये अलग हम कैसे बोल दे रहे हैं? M1 M2 अलग अलग। अच्छा यहाँ W1 यूज कर रहे हैं, जो भी वेट आ रहा है इसको M2। अच्छा इसको इसके बराबर क्या वेट बोल सकते हैं क्या? M2G करके। तो ये हम जब तौलेंगे तब पता चलेगा, जब उसको वेट मेजर करेंगे तब पता चलेगा। तो हुआ क्या कि जब हम वेइंग मशीन पर वेट को मेजर किए तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे थे। ये एयर में जो था ना वो उसका वेट था एयर में, ठीक है। और जब इसको वाटर के अंदर रख दिया, वो डूब रहा है तो कहाँ तक जाएगा? मान लो तो पत्थर है तो कहाँ तक जाएगा? वो डूबते 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 उसके सरफेस पर जाकर बैठ जाएगा, ठीक। हम सरफेस से ही उठा रहे हैं हाथ से तो हमें कुछ भार महसूस हो रहा है, बोले यही उसका वेट है। अच्छा इन सब को उठाते तो उठाना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक उठ जाता। जैसे हम लकड़ी को डुबा देते यहाँ तक, उसके सरफेस तक लेकर आते, छोड़ देते तो क्या लकड़ी डूबा रहता वहीं पर? क्या हमको उठाना पड़ता? ना हम उठाते हो, ऑटोमेटिक टहलते हुए मॉर्निंग वॉक करते हो, कहाँ था? अपने टॉप लेवल पे। तो यहाँ तो उठाने की जरूरत नहीं है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वही बॉटम पे बैठेगा। लिक्विड से जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वही बॉटम पर बैठेगा, उसी को उठाना पड़ेगा। जब उसको उठाएंगे तो हमको कुछ वेट महसूस होगा कि कितना वेट है। अच्छा तो मान लेते हैं इतना हमको बहुत तकलीफ नहीं सहना है, यहाँ पर भी वेइंग मशीन लगा देते हैं। हम बुलेट प्रूफ नहीं, वाटर प्रूफ। यहाँ पर जो है हम ये क्या करते हैं? वेइंग मशीन। असल में ये फील कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आपको इसी तरह के लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक ना। सिंक कर गया, अगर वो सिंक किया तो इसका वेट इतना आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो अगर फील नहीं होगा ना कैसे क्या हो रहा है, ये चीज़ें पता नहीं चलेगा मेरे बोलने से, तो आपको वो सभी क्वेश्चन को फील करने और सॉल्व करने में बड़ा परेशानी होगा, ठीक। हम किए क्या, जब वो हवा में था, देखिए चैप्टर सभी अलग अलग होते हैं, हम एक नज़र से हर चैप्टर को नहीं देख सकते। हम न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, रोटेशन के नज़रिए से इसको नहीं देख सकते। इसका अपना एक पढ़ने और समझने का, फील करने का तरीका है, उसको अलग तरीका था वो। तो जिसको जैसे हो सकता हम फील करा करके, बाकी मैथमेटिकली चलना होता, आराम से लिखवाते चले जाते, मैथमेटिकली वो सेटिस्फाई भी कराते चलते, और सब कुछ अकॉर्डिंग टू ये लॉ, वो लॉ, प्रिंसिपल, वो सब कुछ होता चला जाता। लेकिन
ये ऐसा है जिसमें आप अगर क्वेश्चन घुमा फिरा पूछता है या क्वेश्चन जैसा ही पूछता है आप देखिएगा तो चीज़ आप समझ पाएंगे कि इसमें वो क्या रहा होगा। जैसे सोने के अंदर कैविटी, मतलब जो गोल्ड हम लोग खरीदते हैं, दुकानदार जो है क्या करते हैं कि जब इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके बीच में कैविटी छोड़ देते हैं, मतलब कैविटी मतलब कि खाली छोड़ देते हैं, तो वो देखने में तो जो है भारी, बाहर देखने में भारी लगेगा, मान लीजिए वो अंदर से वो थोड़ा हल्का है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कैविटी, देख के तो पता कर नहीं सकते हैं, हम देख कर पता कर सकते हैं कि बच्चा कितने वेट का है, मशीन के ऊपर बैठाना पड़ेगा, खड़े कराना पड़ेगा, हम देखेंगे रीडिंग को तब बता पाएंगे। तो हम गोल्ड जो बना हुआ है, मान लीजिए स्फीयर है गोल्ड का, तो अंदर से खाली है कि भरा है, पूरा भरा है कि एकदम थोड़ा सा ही खाली। सोने में थोड़ा सा भी खाली होना तो उसका काम बन जाएगा एक दिन का, इतना महंगा सोना होता है कि थोड़ा भी अंदर, मतलब इतना बड़ा अगर सोना स्फेरिकल है और थोड़ा सा उसमें खाली कर दे बस जगह, आपको पता नहीं चलेगा, उसका पूरा जो बचत है बचत से कई डबल ले जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो पता करेंगे इन्हीं सब चीज़ों से, उसको वाटर में डुबाते हैं, वेट मेजर करते हैं, हवा में वेट मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं वगैरह वगैरह, तो आते हैं पहले, इसलिए हमको इस अप्रोच से लेके चलना पड़ा इस चैप्टर को। आप समझिए इसमें थोड़ा, इसलिए कहानी सुना दी कि आपको थोड़ा लगे कि पता नहीं क्या क्या कर रहे थे पहले, अब पता नहीं कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है, इसका कनेक्शन है आपको क्वेश्चन से। इधर आते हैं, ये कौन सा वाला केस है, सिंक वाला केस है ये, ठीक है। क्या किया, उस ब्लॉक को अब फील करना है तो पत्थर को वाटर के अंदर जैसा एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे उसको कंपेयर करते रहेगा पानी और पत्थर, ठीक, तो वहां से आपको आसानी समझने में आसानी होगा। जब ब्लॉक को हवा में मेजर किया गया तो इसका जो वेट आया, जो M2G है, मान लेते हैं वेट W2 आया, चाहे इसके टर्म में बात करें चाहे इसके टर्म में बात करें। अच्छा, जब इसी को वाटर में पोर्ट किया तो जब अब इसका रीडिंग आ रहा है वो जो है, अब इसको नाम नहीं देते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, अब जो रीडिंग बता रहा है वो बता रहा है W1, ठीक है। अब क्या आपको मिल रहा है यहाँ पर, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये दोनों अलग अलग है। ये तो हम बोले भी थे कि जब उसको पानी में उठाएंगे पत्थर को तो हल्का महसूस होगा, ये भी कह सकते हैं कि जो अब होगा वो W1 क्या होगा, कम होगा। वाटर के अंदर जब पत्थर जाएगा और उसको तब वेट मेजर करेंगे वेइंग मशीन से तो अब कम आएगा, पहले क्या था, हवा में वो ज्यादा था। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि W2 जो है वो ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वाटर में पत्थर कोई भारी पार्टिकल फेंक दें और वहां पे और भारी हो गया, कभी ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ऊपर ही, मतलब वो हमेशा हल्का ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर न्यूटन बात करें, ये 50 न्यूटन का था, अब ये अगर 40 न्यूटन का है तो बताइए कितने का डिफरेंस आया है, 10 न्यूटन का डिफरेंस आया, मतलब 10 न्यूटन वो हल्का महसूस हो रहा है। हवा में 50 न्यूटन था, अब 40 न्यूटन का हो रहा है, मतलब 10 न्यूटन का फर्क आया। तो मिला क्या, अब इसको भी मेजर करेंगे हम। अच्छा, जब ये वाटर जो बाहर निकला था, जब इसको मेजर किए तो 50 न्यूटन आया कि 40 न्यूटन आया, हमें क्या दिखा, जो दिखा हम लिखने जा रहे हैं। अगर ये 50 है, एग्जाम्पल के तौर पर ये 40 है, ये जो बाहर वाटर निकला था, ये वाटर है, देखिए ये मिला हमें 10 न्यूटन, ये मेजर किया नहीं मिला हमें। अब इसका क्या मतलब है, हवा में जब मेजर किए तो 50 न्यूटन का वो पत्थर था, जब पानी में रख करके वेइंग मशीन पानी में ही लगाया और वेट देखा तो 40 न्यूटन मिला, और जो पानी बाहर निकला उसको उसका वेट मेजर किया तो वो जो है हमें 10 न्यूटन का पानी बाहर जो आया उसका वेट आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अब वेट में कमी आया, वेट में कमी आया, वही डिस्प्लेस वाटर के बराबर है। इसका वेट 50 था, 40 हो गया, वेट में कमी कितना आया, 10 का। जो वेट में कमी आया वही जो है वाटर के वेट के बराबर है, ये एक्सपेरिमेंटली आ रहा है, ठीक। इससे हम क्या बोलेंगे
इससे हम ये बोलेंगे कि अगर कोई बॉडी सिंक कर रहा है, अगर कोई बॉडी सिंक कर रहा है तो अपरेंट जो वेट में लॉस आएगा, मतलब उसके वेट में जो लॉस आएगा वो डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड वाटर का वैल्यू उतना ही आएगा जितना भार में कमी आएगा, उसके भार में कमी आएगा। उसके 50 से 40 हो गया, 10 भार में कमी आया, तो उसके भार में जो कमी आया वो किसके बराबर था? डिस्प्लेस्ड वाटर के। अरे भाई ऐसे आप लोग मत देखिए, ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम जैसे क्या करते हैं, आप लोग ले चलते लैब में और प्रैक्टिकल करते, तो आप ही लोग उसको तौलते वहां पर, फिर बाहर तौलते, फिर वाटर में तौलते, फिर उसको लिखते, फिर वाटर को बाहर निकालते, उसको तौलते, तो जो मिलता वही हम तो बता रहे हैं आपको, कि जो हम लोग करते प्रैक्टिकल वही आप बता रहे हैं। हम पढ़ा थे हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। तो बताइए क्या मिला? ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, हटाया गया वाटर है, डिस्प्लेस्ड वाटर है, वो किसके बराबर दिख रहा है? जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो भाई आप लोग मत दिमाग बैठाए कि हम पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो मिलेगा वही बता रहे हैं। डिस्प्लेस्ड वाटर किसके बराबर मिला? जो उसके वेट में कमी आया उस कमी के बराबर मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी सिंक करेगा तो उसके वेट में जो कमी आता है वही डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है। ठीक है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल का देखिए, इसमें आप लोगों का अगर बुकलेट हर बेंच पर होगा तो देखिए आपको ये तीनों एग्जांपल एक ही डेफिनेशन में मिलेगा। ये है पेज नंबर 69, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कोई लिखा ही नहीं है कहाँ पर? हाँ ये आ गया। ठीक है, ये पेज नंबर 71। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लिख रहा है। ये तो 1-2 लाइन का काम था वैसे। पढ़ना ही बेकार है। देखिए लिखा है एनी फ्लूइड अप्लाइड इक्वल प्रेशर। अच्छा आपको नहीं समझ आएगा, सब चीजें छोड़िए। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो फाइनली क्या इन तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या बनकर आ रहा है बताइए? वो अगर सिर्फ प्रिंसिपल है तो इसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। बताइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल है वो क्या इसमें इस स्टेटमेंट से क्या निकल रहा है कि जब वो फ्लोट करेगा तो वाटर डिस्प्लेस वो उसके वेट के बराबर होगा, पहला चीज। दूसरा, जब वो सिंक करेगा तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वो उसके वेट के लॉस के बराबर होगा। ठीक, यही दोनों स्टेटमेंट जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फाइनली जो कंक्लूजन वो यही है। ठीक, तो इसमें जो है आप लोग ऐसा करिए कि पहला स्टेटमेंट इसको लिखिए, इसको बनाइए पहले, और यहाँ से रिजल्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा ये, और ये दोनों वेइंग मशीन से जब मेजर करेंगे दोनों बराबर मिलते हैं। इसको बनाइए, फिर इसको लास्ट में इसका रहिएगा। पहले इन दोनों को छापिए, पहले इन दोनों को। ये लिख लीजिए इसको, बॉडी का वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट।
ये पता कैसे चल रहा है जब हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ पर वही बात बोलेंगे, इसको भी मत लिखिएगा, पहले वो दोनों नोट कर लीजिए, फिर इसमें और भी कुछ पॉइंट बताना है उसके बाद हम लिख पाएंगे। पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट से पता चला